नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्वी लद्दाख में पीछे नहीं हटेगी सेना, चीन के प्रस्ताव को भारत ने ठुकराया। चीन ने इक्वी डिस्टेंस डिसएंगेजमेंट का रखा था प्रस्ताव। नीट और जेईई परीक्षा के विरोध में कई दल, कोरोना और बाढ़ के चलते टालने की मांग। राहुल गांधी बोले, छात्रों के मन की बात सुने सरकार। धारा 370 की बहाली पर एकजुट हुए कश्मीरी नेताओं को पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट कर किया सैल्यूट। कहा, धारा 370 की बहाली के लिए एकजुट हुई पार्टियों की एकता और जज्बे को सलाम। सुशांत सिंह राजपूत के घर दोबारा पहुंची सीबीआई की टीम, फ्लैट के मालिक से कर रही है पूछताछ। सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह से भी हुई पूछताछ। और राजस्थान के झालावाड़, माउंट आबू समेत कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मध्य प्रदेश के देवास में पानी के तेज बहाव में बह गई कार। यूपी के अयोध्या में कई गांव बाढ़ की चपेट में। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन सीमा का विवाद पिछले 3 महीनों से लगातार तूल पकड़ रहा है। चीन ने भारत के सामने इक्वी डिस्टेंस डिसएंगेजमेंट का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। चीन ने यह प्रस्ताव फिंगर एरिया सीमा विवाद के मामले में रखा था, जिसे भारत ने सिरे से नकार दिया है। तो भारत ने प्रस्ताव जो है चीन के साथ इक्वी डिस्टेंस डिसएंगेजमेंट का प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पिछले 3 महीनों से लगातार भारत चीन सीमा का विवाद तूल पकड़ रहा था, लेकिन चीन ने भारत के सामने इक्वी डिस्टेंस डिसएंगेजमेंट का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। चीन ने यह प्रस्ताव फिंगर एरिया सीमा विवाद के मामले में रखा था। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं, गोपाल कृष्ण जी। गोपाल जी, चीन के इक्वी डिस्टेंस डिसएंगेजमेंट प्रस्ताव को भारत ने खारिज कर दिया है। इससे ये तो साबित हो गया है कि भारत पीछे नहीं हटेगा। तो अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए हिना, लगभग 3 महीने से अधिक समय हो गया और सैन्य कमांडर लेवल की लगातार बातचीत हो रही है, शीर्ष सैन्य कमांडर लेवल की, लेकिन अभी तक कोई समस्या का निदान नहीं हो पाया है। हालांकि चीन ने प्रस्ताव दिया है कि जो फिंगर 4 एरिया है वहां से भारत और चीन दोनों समान तरीके से अपने सैनिक को हटाए, जिसे भारत ने इनकार कर दिया है। कहा है कि नहीं, हम इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार की तरफ से यह भी शीर्ष सैन्य कमांडरों को निर्देश दिए गए हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित कार्रवाई से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, मुस्तैद रहें, क्योंकि चीन ने फिंगर 5 और फिंगर 8 के एरिया में बड़ी संख्या में सैनिक और सैन्य उपकरण तैनात किए हुए हैं। और यह अप्रैल से लेकर के मई के बीच में जो है वो चीन ने बेस बनाया हुआ था। लगातार बातचीत हो रही थी, भारत सरकार की यही चाह रही थी कि चीन जो है अपनी सेना को वापस बुलाए, जो सैन्य साजो सामान है वो वापस करे, लेकिन चीन इसके लिए राजी नहीं है। चीन के जो अभी का जो प्रस्ताव है उसे भारत सरकार ने इनकार कर दिया, उस प्रस्ताव को मानने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी इस पूरी जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट और जेईई परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। हालांकि कांग्रेस, एलजेपी समेत कई दलों के अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों का बड़ा समूह परीक्षा के विरोध में उतर आया है। सबसे ज्यादा प्रभावित यूपी और बिहार के वैसे छात्र दिख रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहते हैं। उनके सामने समस्या दोहरी है। एक तो कोरोना की वजह से वो बच रहे हैं, दूसरा कोरोना और बाढ़ की वजह से सवारी बंद है। ऐसे में परीक्षा सेंटर तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने छात्रों की मांग से सहमति जताई है। दोनों ने ट्वीट कर सरकार से फैसले पर दोबारा सोचने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं। नीट और जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए।
केंद्र सरकार को नीट और जेईई परीक्षा को लेकर छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए और एक सार्थक समाधान निकाला जाना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना को लेकर देश में परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं हुई हैं। ऐसे में अगर नीट और जेईई परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं तो भारत सरकार और टेस्ट कराने वाली संस्थाओं को उस पर सही से सोच विचार करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर इसे सत्याग्रह अभियान का नाम दिया है। दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने परीक्षा स्थगित करने की मांग की। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की जिंदगी से खेल रही है। सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने भी परीक्षा रोकने की मांग उठाई है। सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आज दोबारा पहुंची है। सुशांत संजय लालवानी के फ्लैट में रहते थे। सीबीआई की टीम डुप्लेक्स फ्लैट के मालिक संजय लालवानी से पूछताछ कर रही है। कल सीबीआई की टीम ने अभिनेता के घर पर 5.5 घंटे तक जांच की थी। सुशांत ने बांद्रा वेस्ट मोंट ब्लैंक बिल्डिंग की 6वीं और 7वीं मंजिल के 4 फ्लैट्स और 3 साल की लीज पर लिया था। हर महीने का किराया 4,50,000 था, जो हर साल 10% बढ़ने वाला था। 9 दिसंबर 2019 को ये डुप्लेक्स फ्लैट लीज पर लिया था, जो 2022 तक के लिए था। सीबीआई की टीम फ्लैट की एग्रीमेंट कॉपी लेकर लालवानी परिवार के पास पहुंची है। सुशांत ने चेक या कैश में किराया दिया था, इसकी छानबीन कर रही है। बता दें कि आज भी सीबीआई की टीम के साथ सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश हैं। शनिवार को भी सीबीआई इन तीनों को लेकर अभिनेता के घर पर पहुंची थी। तो आज एक बार फिर सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची है और कई सारे मुद्दों को लेकर आज फिर से उन्होंने जांच पड़ताल करने की कोशिश की है, जिसमें कहा जा रहा है और ये बात बताई जा रही है कि संजय लालवानी जो हैं उनके फ्लैट के मालिक, उनसे पूछताछ होगी और इस बात की तस्दीक की जाएगी कि किस तरह से उन्होंने अपने फ्लैट का किराया दिया था, वो कैश में दिया था या चेक के थ्रू दिया था। ये सारी जांच को लेकर सीबीआई आज सुशांत सिंह राजपूत के घर पे दोबारा पहुंची है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं मुरारी सिंह। मुरारी जी, क्या कुछ डेवलपमेंट है इस पूरे मामले को लेकर? कि आज तीसरे दिन भी सीबीआई पूरी तरह से नकेल कस रही है, जांच में तेजी की है। आज दोबारा सुशांत सिंह के बांद्रा फ्लैट पर, जहां पर उन्होंने सुसाइड किया था, वहां पर जो है रीसीन क्रिएट किया जाएगा। साथ ही जो नीरज था और उनके साथ में जो फ्लैट के मालिक थे, उनके साथ में पूछताछ हो रही है, क्योंकि कल जिस तरीके की पूछताछ हुई थी, तीनों के बयान अलग अलग आए थे। नीरज सिंह का बयान रहा हो जो उनके कुक थे, या फिर जो रिया चक्रवर्ती के साथ में संदीप था जो दवा लाता था रिया के कहने पर। तो इन तीनों लोगों से आज एक साथ पूछताछ हो रही है, पूरी सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। और इस मामले में सीबीआई के जो 4 ऑफिसर हैं, वो इस समय जो है कि सुशांत के फ्लैट के पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की दोबारा बारीकी से जांच कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी इस पूरी जानकारी के लिए। अब खबर बिहार से। बिहार में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग कर दी। मामला पटना के बेउर्फ थाना इलाके का है। इस वारदात में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 1 घंटे पहले गोलीबारी की सूचना मिली हम लोगों को। सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोग जख्मी हैं, 3-4 की संख्या में लोग जख्मी हैं। अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है और तत्पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी वगैरह उद्भेदन के दिशा में। नहीं, इनका जमीन का कारोबार था कुंजी, यहाँ पे इनका पुराने लोग हैं, घर था इनका। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस का आतंकी अब्बू यूसुफ बड़ी साजिश रचने की फिराक में था। यूपी के बलरामपुर से आतंकी अब्बू यूसुफ के घर पर छापेमारी में करीब 9 किलो विस्फोटक और बम बनाने का काफी सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक, बॉल बेयरिंग समेत कई चीजें बरामद की हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने बलरामपुर के उतरोला इलाके में अब्बू यूसुफ के घर पर छापेमारी की। मौके से पुलिस को 2 सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी बरामद हुआ है। इस तरह के जैकेट में बम फिट कर आतंकी सुसाइड बॉम्बर की तरह विस्फोट करते हैं। पुलिस ने 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस का आतंकी अब्बू यूसुफ दिल्ली के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका करने की योजना बना रहा था। शनिवार को दिल्ली से धोला कुआं इलाके में मुठभेड़ के बाद अब्बू यूसुफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकी अब्बू यूसुफ की पत्नी ने कहा कि उसने अपने पति को बम बनाने का सामान जमा करने से रोका था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। वहीं अब्बू यूसुफ के पिता ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरा बेटा इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। पूछा हमने क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कहने लगे कुछ सामान बनाना है इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। हमने कहा ये सब मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तो आखिर कुछ हो गया तो बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। तो कहने लगे कि मुझे जो करना है करने दो, तुम्हें जो करना होगा तुम बच्चों को लेकर रहना। बिल्कुल अफसोस कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है उनके बारे में, उनको भी अफसोस है, मुझको भी अफसोस। मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं, मैं बच्चों के लेके कहाँ जाऊँगी। अफसोस तो बहुत रहा, लेकिन ये ऐसा काम कर रहे कि अब हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं उनको? अब हम ये चाहते हैं एक मरतबा अगर माफ़ी दे दें, अगर वो दोबारा करे तो कुछ भी कर डाले, कुछ भी कर दे, लेकिन अगर करने लायक है तो। हाँ, वो साहिब तो बिल्कुल सही है, वो तो बहुत गलत है, किसी को बताया नहीं। अगर हमको मालूम होता ना तो हम घर से उनको निकाल देते, इनकी औरत को निकाल देते, उनको निकाल देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कांग्रेस में बदलाव की मांग धीरे धीरे तेज हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ऊपर से नीचे तक बदलाव करने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद और कई पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इस मुद्दे के बीच सोमवार सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखी गई है। इसमें लीडरशिप के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि पार्टी का एक गुट राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहता है। पार्टी ने भी 2 दिन पहले मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि देश भर के कार्यकर्ता राहुल को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते हैं। बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। पिछले साल राहुल के इस्तीफा देने के बाद सोनिया ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। चिट्ठी में क्या है? लीडरशिप फुल टाइम और प्रभावी हो, लीडर फील्ड में एक्टिव रहे, उसका असर भी दिखे,
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव करवाए जाएं, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मैकेनिज्म तुरंत बने, पार्टी में फिर से जोश भरने के लिए गाइडेंस मिले। कांग्रेस का बेस कमजोर होने पर चिंता जताई गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। बता दें कि इन दिनों एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि एलजेपी वाले चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान ने सारे कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हालांकि आखिरी फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। दरअसल पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक का आज दूसरा दिन था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर भी अपनी बात कही और साफ किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में यह भी दोहराया कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं, उनको भी जनता तक पहुंचाना है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पोस्टर वॉर और तेज होता जा रहा है। पटना में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षत्रिय का एक नया पोस्टर लगा है, जिसमें तमाम मुद्दे उठाते हुए बिहार में हर मोर्चे पर एनडीए सरकार को फेल बताया गया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर के सामने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हाथ जोड़कर अब तुम ही सहारा कहते हुए दिखाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वच्छता सर्वेक्षण में 47 बड़े शहरों की सूची में अंतिम पायदान पर सबसे गंदे राज्य का दर्जा हासिल करने के मुद्दे को भी पोस्टर में प्रमुखता से उठाया गया है। पोस्टर में बोले बिहार बदले सरकार का नारा भी दिया गया है। पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन दुश्मन कोरोना की रफ्तार नहीं रुक रही है। यही वजह है कि राज्य सरकारें एक बार फिर सख्ती वाले लॉकडाउन का सहारा ले रही हैं। भारत में कोरोना हर दिन विकराल रूप ले रहा है और वैक्सीन के बिना उसे हराना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब राज्य सरकारें वीकेंड लॉकडाउन की मदद से जान भी और जहान भी मंत्र को साधने में लगी हैं। इसी के तहत यूपी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। आज वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। वीकेंड लॉकडाउन की लिस्ट में बात सबसे पहले यूपी की करते हैं, जहां 55 घंटे का सख्ती वाला लॉकडाउन लागू है। आज यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है। लोग अपने घरों में कैद हैं, दुकानें बंद हैं, पुलिस भी लगातार सख्ती बरत रही है। बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन 55 घंटे का है, जो शुक्रवार रात 10 बजे से जारी है और सोमवार सुबह 5 बजे तक रहने वाला है। इस सख्त लॉकडाउन में भी मेडिकल और इमरजेंसी जैसी ज़रूरी सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि गैर ज़रूरी दुकानें, दफ्तर और कार्यालय बंद रहेंगे। कोरोना वायरस की रफ्तार कम करने के लिए पंजाब सरकार ने एक बार फिर वीकेंड वाले दिनों के लिए कड़े लॉकडाउन का सहारा लिया है। इसी के तहत आज भी पूरा पंजाब बंद है। पंजाब सरकार के आदेश के मुताबिक मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर बिना वजह बाहर घूमने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा सभी गैर ज़रूरी चीज़ों की दुकानें और सेवाएं आज दूसरे दिन भी बंद हैं।
नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बहुत जरूरी चीजों की दुकानें और सेवाएं सभी दिन खुल सकेंगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दोहराया कि उनकी सरकार जहां जरूरत होगा सख्त फैसले लेगी ताकि राज्य में कोरोना का संक्रमण सामुदायिक स्तर पर ना फैल सके। हरियाणा में भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है। हरियाणा में कोरोना वायरस महामारी विकराल रूप लेती नजर आ रही है। तेजी से प्रदेश में नए केसों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं, जिसके तहत हरियाणा में अब सभी कार्यालय और गैर जरूरी दुकानें हर शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसका मतलब यह है कि आज हरियाणा में कोई भी दफ्तर, ऑफिस या दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि लोगों के आने जाने पर बैन नहीं रहेगा। यूपी, पंजाब और हरियाणा के बाद अब चंडीगढ़ में भी कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हफ्ते के आखिरी दिनों में गैर जरूरी सामान की दुकानें अब बंद रहेंगी। चंडीगढ़ में आज भी लॉकडाउन रहेगा। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले की तरह जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800 2700 श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से जल, सैलाब और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रविवार को ऐसी ही कुछ तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से सामने आई। राजस्थान में इन दिनों कुदरत कहर बरपा रही है। भारी बारिश से हाल बेहाल है, आम जिंदगी हलकान है। झालावाड़, माउंट आबू, बांसवाड़ा, जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई मूसलाधार बारिश ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। MP में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। इस बारिश के बाद भोपाल के नदी नाले, खेत और सड़कें लबालब भर गए हैं। बारिश और बाढ़ ने उत्तर प्रदेश में भारी तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अयोध्या में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के पानी में किसानों की फसल डूब गई है। घरों में कई फीट पानी जमा है। जमीन दिख नहीं रही है। जिंदगी नाव पर गुजर रही है और रातें पेड़ों पर कट रही हैं। गुजरात में भी लगातार होती बारिश ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। गुजरात राज्य में भी भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। सुरेंद्रनगर और पालनपुर में बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। घर, रास्ते, यहाँ तक कि सड़कें भी लबालब हैं। हालात इतने खराब हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति बनती नजर आने लगी है। वहीं बिहार में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। सैकड़ों गांव जल समाधि ले चुके हैं और राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की दर्जनों टीमें जुटी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई मूसलाधार बारिश ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। MP में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। इस बारिश के बाद भोपाल के नदी नाले, खेत और सड़कें लबालब भर गए हैं। एक ही बारिश में भोपाल की बड़ी झील भी भर गई है। घर पानी में डूब चुके हैं। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल में ऐसी बारिश अगस्त 2016 में हुई थी। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।
कभी कम दबाव, अति कम दबाव का जो क्षेत्र बना हुआ था वो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाके में बना हुआ है, जिसके पश्चिमी दिशा की ओर आगे राजस्थान में जाने की संभावना है। इसके कारण जो गुजरात और राजस्थान के लगे जो इलाके हैं, जिसमें नीमच, मंदसौर और रतलाम, इन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। बारिश और बाढ़ ने उत्तर प्रदेश में भारी तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अयोध्या में रुदौली तहसील में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के पानी में किसानों की फसल डूब गई है और विकास बह गया है। घरों में कई फीट पानी जमा है, जमीन दिख नहीं रही है, जिंदगी नाव पर गुजर रही है और रातें पेड़ों पर कट रही हैं। कई इलाकों में खेती तहस नहस हो गई है। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने बताया कि घर पानी की वजह से डूब चुके हैं। देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। हर दिन कहीं न कहीं से जल, सैलाब और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शनिवार को ऐसी ही कुछ तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास जिले से आईं। यहाँ नदी का पानी इतना ज़्यादा हो गया कि पुल के ऊपर से बहने लगा। बहाव इतना तेज था कि पुल को पार करते समय एक कार इसमें बह गई। इस कार में 2 लोग सवार थे। फिलहाल अब तक किसी का पता नहीं लग पाया है और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच आईटीबीपी जवानों का जोश देखने को मिला। आईटीबीपी के जवानों ने पिथौरागढ़ जिले में तकरीबन 15 घंटे और 40 किलोमीटर पैदल चलकर एक महिला मरीज को अस्पताल पहुंचाया। जवानों ने दूर दराज के गांव लापसा से मुनस्यारी तक कई नाले नदियों को पार करके महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तमाम मुश्किलों के बीच भी आईटीबीपी जवानों ने अपना लक्ष्य पूरा किया। चेन्नई में 3 बसें चंद मिनटों में राख हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों बसों को कोयम्बेडु बस स्टैंड पर पार्क किया गया था, जिनमें आग लग गई। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन आग बुझाने तीनों बस खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।